नमस्कार दोस्तों। शाला के तंत्र में संधिगत नेत्र रोग बहुत ही इम्पोर्टेंट है और मैं आपको बताऊंगा कि सबसे आसान तरीके से और बहुत कम समय में आप कैसे इसे याद कर सकते हैं। और जो ट्रिक है वो यह है कि आपको याद रखना है कि पुष्पा को संधिगत नेत्र रोग हुआ। पुष्पा जो मूवी है साउथ की, तो वह पुष्पा में आपको पुष्पा के लेटर्स को प्रयोग करना है। तो टोटल संधिगत नेत्र रोग कितने होते हैं, तो यहाँ पे 9 बताए गए हैं। सुश्रुताचार्य ने टोटल 9 प्रकार के संधिगत नेत्र रोग बताया है। तो सबसे पी का मतलब क्या है, पूयालसः। यू का मतलब है उपनाह। और एस जिसमें श्रावा होता है, तो श्रावा टोटल 4 होते हैं। पित्तज श्रावा, कफज श्रावा, पूय श्रावा और रक्तज श्रावा। तो टोटल कितने हो गए, 4 और 2 6 हो गए। और बाकी कितने बचे, 3। तो 3 में पुष्पा का पी लेटर अगर यूज करेंगे तो परवानी का ए मतलब एलर्जी। तो पुष्पा को संधिगत नेत्र रोग हुआ, तो यहाँ पे को का मतलब क्या है, कृमि ग्रंथि। तो इसका रेफरेंस है पूय आलसः स उपनाह श्राव परवानी का एलर्जी कृमि ग्रंथिश्च विज्ञेय रोगः संधिगत नव। तो यहाँ पे सुश्रुत उत्तर स्थान में आपको मिल जाएगा 32 चैप्टर में 3rd श्लोका में बताया गया है इसके बारे में। अब समझते हैं कि इसकी दोष प्रधानता क्या है। जो 9 प्रकार के संधिगत नेत्र रोग है उसकी दोष प्रधानता क्या है और उसकी चिकित्सा क्या है। दोष प्रधानता याद करने के लिए आपको पहले पता होना चाहिए कि पूय आलसः जो है वो त्रिदोषज होता है। तो आपको सबसे पहले ही याद करना है कि जो सबसे पहला मेरा है वो क्या है, त्रिदोषज है, उसमें सभी दोष इन्वॉल्व है। और उपनाह है वो कफज है। बाकी सभी तीनों श्राव जो है वो अपने दोषिक प्रीडोमिनेंस की मुताबिक उसमें हम देखेंगे दोष क्या है। तो पित्तज श्राव क्या है, पित्तज है। कफब्जा में कफज रहेगा, रक्तजा में रक्तज रहेगा और पूय श्राव में तीनों दोषों की प्रधानता रहेगी। और जो परवाणिका है उसमें रक्तजा रहेगा, ये बस आपको याद रखना है। और एलर्जी में सन्निपातजा होता है और कृमि ग्रंथि में कफजा होता है। तो कृमि ग्रंथि और उपनाह ये दोनों क्या है, कफजा है। तो ये दोनों में आपको याद हो जाएगा कि कफजा है, कृमि ग्रंथि, उपनाह। अब चिकित्सा क्या है सबकी, तो चिकित्सा याद करने के लिए एक शॉर्टकट है, एक ट्रिक है। ये आपको याद रखना है कि आप अमेरिका में गए हैं और आपने कोई कैब यूज़ किया है, उसका आपको बैड एक्सपीरियंस मिला, तो आप बोलते हैं वेरी बैड अमेरिकन कैब। तो यहाँ पे पहला से शुरू हो जाएगा पूयालसः उपनाह पित्तज श्राव। तो पूयालसः में क्या है, वी का मतलब क्या है, वेदना। वेदना चिकित्सा यहाँ पे करेंगे। फिर वेरी बैड, बी से क्या है, भेदना। तो यहाँ पे भेदना उपनाह के लिए करेंगे। बाकी सभी श्राव जो हैं चारों, उन चारों श्राव के लिए असाध्य है, तो इसीलिए वेरी बैड अमेरिकन। ए से क्या है, असाध्य है, उसकी ट्रीटमेंट नहीं की जा सकती है। फिर परवानी का है तो हमने बोला है इधर कि वेरी बैड अमेरिकन कैब। सी से क्या है, छेदना। और ए से क्या है, असाध्य, सी ए। असाध्य कौन सी है, एलर्जी असाध्य होती है। श्राव और एलर्जी ये दोनों क्या है, असाध्य है, बाकी सभी साध्य होते हैं। कृमि ग्रंथि क्या है, तो कैब, बी का वर्ड यहाँ पे यूज़ करेंगे तो बी से क्या हो गया, भेदना। तो यहाँ पे एक बार देख लेते हैं फिर से आप कि जैसे पूयालसः क्या है, तो वेदना है, उपनाह भेदना है, बाकी सभी श्राव क्या है, असाध्य है। और परवानिका क्या है, छेदना है। एलर्जी क्या है, असाध्य है। और कृमि ग्रंथि भी भेदना है। तो यहाँ पे आपने देखा कि इसकी चिकित्सा क्या है, दोष प्रधानता क्या है। तो अगर आप इस ट्रिक से याद करते हैं तो आप हमेशा याद रखेंगे। और इस वीडियो को 1 या 2 बार देखें, आपको पूरी याद हो जाएगी। और हमेशा दिमाग में यह रहे कि कभी भी जो असाध्य है वो सभी श्राव असाध्य होते हैं और कृमि ग्रंथि भेदना साध्य होता है। और बाकी एलर्जी और श्राव को छोड़ के बाकी सभी साध्य होते हैं। तो चलिए अब जानते हैं कि सबसे पहला जो हमारा पूय आलसः है वह, उसमें चिकित्सा क्या देंगे हम और उसकी डिफिनेशन क्या होती है। तो यहाँ देखिए पूय आलसः। तो पूय आलसः में दोष कौन सा है, तो इसमें हमने देखा था पहला कि सबसे पहला वाला त्रिदोषज होगा। इसकी साध्यता क्या है, तो यह साध्य होता है। इसकी चिकित्सा में सुश्रुत ने बताया है कि वेदना चिकित्सा। हमने पीछे देखा कि वेरी बैड अमेरिकन कैब, तो वी से क्या हो गया, वेदना। तो यहाँ पे इसकी डिफिनेशन अगर देखी जाए तो डिफिनेशन हम ऐसे बोल सकते हैं कि नेत्र की संधि में एक स्वेलिंग होती है, श्रोफ होता है, जिसमें पस कलेक्शन होती है। और पस कलेक्शन होने के बाद वो बहुत बैड स्मेल देती है, जैसे दुर्गंधित वो हो जाती है और वहाँ से पस डिस्चार्ज होता है। तो इसमें आपको बस इतना ही याद रखना है कि एक स्वेलिंग होती है
वो स्वेलिंग बाद में पस फॉर्म होता है वहाँ पे, पस फॉर्म होने के बाद वहाँ से स्मेल आती है और फिर पस डिस्चार्ज होता है। तो ये पूयालस है। और अगर मॉडर्न इसको कोरिलेट किया जाए तो इसे एक्यूट डेक्रोसिस्टाइटिस के नाम से जाना जाता है। एक्यूट डेक्रोसिस्टाइटिस का मतलब होता है कि आप जानते हैं कि आइटिस का मतलब होता है इन्फ्लेमेशन, तो डेक्रोसिस्टाइटिस यहाँ पे क्या है, लैक्रिमल सैक में अगर इन्फ्लेमेशन हो रही है तो उसे क्या बोलेंगे, एक्यूट डेक्रोसिस्टाइटिस। और इसका दूसरी मतलब क्या है कि पेनफुल स्वेलिंग इन लैक्रिमल सैक, स्वेलिंग हो जाती है, बहुत दर्द होता है, लैक्रिमल सैक में एक स्वेलिंग होती है, वहाँ पे बहुत दुखता है। तो इसको 3 स्टेज से आपको समझना है। तो इसका भी एक ट्रिक है कि आपको याद रखना है, कॉल फॉर एक्यूट डेक्रोसिस्टाइटिस, 3 स्टेज के लिए कॉल, तो सी से हो गया सेलुलाइटिस, एल से हो गया लैक्रिमल एब्सेस, और 4 फिस्टुला फॉर्मेशन। तो कॉल फॉर फिस्टुला फॉर्मेशन, कॉल फॉर एक्यूट डेक्रोसिस्टाइटिस। यहाँ देखिए सबसे पहले सेलुलाइटिस में क्या होगा, तो वो रेड होगा, हॉट होगा, पेनफुल स्वेलिंग रहती है और फीवर बना रहेगा। हाँ, दूसरी है लैक्रिमल एब्सेस। तो लैक्रिमल एब्सेस में लैक्रिमक सेल, जो लैक्रिमल सैक रहती है वो पस से फील्ड हो जाती है और जो एंटीरियर वॉल होती है वो रप्चर हो जाती है, तो इससे सिस्टिक स्वेलिंग वहाँ पे फॉर्म हो जाती है। तो अगर आप सेलुलाइटिस स्टेज को नहीं ट्रीट करेंगे तो लैक्रिमल एब्सेस का स्टेज फॉर्म होगा। और जो तीसरी है वो फिस्टुला फॉर्मेशन है। तो फिस्टुला फॉर्मेशन कब होगा, अगर आप लैक्रिमल एब्सेस स्टेज को नहीं ट्रीट करेंगे तो फिस्टुला फॉर्मेशन होगा। जो सेकंड स्टेज अगर ट्रीट नहीं करेंगे तो इसमें क्या होगा, पस डिस्चार्ज बहुत होगा और एक फिस्टुला डेवलप हो जाएगा जो मीडियल पाल्पेब्रल लिगामेंट के नीचे हो जाएगी। यहाँ पे बस आपको याद रखना है कि मीडियल पाल्पेब्रल लिगामेंट के नीचे एक क्या बनता है, फिस्टुला बन जाता है। तो अब समझते हैं कि इसकी ट्रीटमेंट क्या है। तो ट्रीटमेंट में सबसे पहला अगर स्टेज है तो आपको संवेदना करना है, हॉट फर्मेंटेशन देना है, एंटीबायोटिक ड्रग यूज़ करना है और एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग यूज़ करना है। अगर वो सेकेंड स्टेज पे है तो आपको इंसिजन करना है और ड्रेनेज करना है। थर्ड स्टेज पे है तो डीसीटी और डीसीआर ऑपरेशन करना है। मतलब यहाँ पे डीसीटी जो है उसको हम लोग डेक्रोसिस्टेक्टोमी कहते हैं। डेक्रोसिस्टेक्टोमी मतलब होता है कि आपकी जो लैक्रिमल सैक है जिसमें स्वेलिंग हुई है उसको रिमूव कर दिया जाता है। तो यहाँ पे आपको बस याद क्या रखना है कि डीसीटी का ऑपरेशन होती है कौन से स्टेज में, थर्ड स्टेज में। एक्यूट डेक्रोसिस्टाइटिस जब होती है तो उसमें डीसीटी का ऑपरेशन किया जाता है। अभी दूसरा जो है वो है उपनाह। तो उपनाह में दोष हमने देखा था कि कफजा होता है और ये साध्य होता है। उसकी चिकित्सा हमने देखी थी कि वेरी बैड, बी से हो गया भेदना, तो वेरी बैड अमेरिकन हमने कैब ऐसा शॉर्टकट बनाया था। तो इसका डिफिनेशन याद करना है तो आप याद रखिए कि नेत्र की संधि में अगर कोई बड़ा सा नॉन सेपरेटिव जो पकने वाला नहीं हो, उसमें पस फॉर्मेशन नहीं होता है और कंडू युक्त रहता है, इचिंग बहुत रहती है और पेनफुल भी नहीं होता है, वहाँ पे दर्द भी नहीं होती है, तो वह क्या होता है, उपनाह होता है। और हमने इधर देखा था कि नेत्र स्राव टोटल 4 प्रकार के थे, जिसकी अपनी अपनी दोष की प्रधानता के अनुसार उसमें सिम्टम्स पाए जाएंगे। जैसे पित्तज है तो पित्तजन नेत्र स्राव में क्या होगा, पित्तजन नेत्र स्राव में नेत्र की संधि जो है वो पित्त वर्ण की होगी और वहाँ पे उष्णता आपको महसूस होगा और वेरी थीन पस डिस्चार्ज होता है, पस का फॉर्मेशन होगा और पस डिस्चार्ज बहुत पतला होगा और ये असाध्य होता है। क्योंकि हमने बताया था कि आपको कि जितने भी स्राव हैं वो सभी असाध्य होते हैं, उसके साथ जो एलर्जी है वो भी क्या है, असाध्य है, बाकी सभी साध्य होते हैं। कफजा में कफजा की प्रधानता रहेगी और ये असाध्य होता है। और इसकी जो सिम्टोमेटिक जो कैरेक्टरिस्टिक है वो यह है कि ये श्वेत होता है, श्वेत वर्ण का रहेगा और पिचुलर रहेगा, थिक नॉन पेनफुल रहेगा, ठीक है, ये थोड़ा मोटा रहेगा और ये पेनफुल नहीं रहेगा। और रक्तजा में रक्त की प्रधानता रहेगी, रक्त युक्त रहेगा ये और उष्ण रहेगा और बहुत ही एक्सेसिव डिस्चार्ज होगा पस का, जो बहुत पतला रहेगा। पूय स्रावों में इसमें दोष सन्निपातज दोष रहेंगे और यह असाध्य होता है और यहाँ पे पस का डिस्चार्ज होगा, पूय का स्राव होगा। जो 7वां है वो क्या है, परवाणी का है। तो परवाणी का क्या होता है इसका दोष, तो हमने देखा था कि रक्त है और ये साध्य होता है और ये छेदन होता है, क्योंकि हमने बनाया था जो शॉर्टकट वो क्या था कि वेरी बैड अमेरिकन कैप, तो सी से क्या हो गया, परवाणी का छेदना, और ये साध्य होता है। तो इसकी डिफिनेशन याद करने के लिए आपको इस तरह समझ सकते हैं कि नेत्र की संधि में अगर लाल वर्ण की, रेड कलर की, अगर पतला सा गोल आकार की, वृत्त आकार का अगर स्वेलिंग होता है तो उसे क्या बोलेंगे, परवाणी का। और यहाँ पे एक और चीज़ याद रखना है कि यहाँ पे
आपको शूल होगा, पेन रहेगा और बर्निंग सेंसेशन भी रहती है। तो परवणिका में सर्कुलर जो रेड कलर का जो स्वेलिंग होती है वो पतला रहता है और पेनफुल रहता है, और यहाँ पे दाह भी होती है। अलजी जो है वो सन्निपातज है, और मैंने बताया था आपको कि अलजी और स्राव सभी असाध्य होते हैं। तो अलजी असाध्य है, तो इसकी डेफिनेशन के लिए आपको बस कुछ नहीं करना है, बस परवणिका में जो स्वेलिंग होती है वो थिन रहता है, बहुत पतला रहता है, लेकिन इसमें थिक रहता है। देखिए यहाँ पे जो लाल वर्ण का ये भी रहेगा स्वेलिंग, और वृत्ताकार का रहेगा, सर्कुलर रहेगा, और यहाँ भी बर्निंग सेंसेशन और पेन रहेगा, शूल रहेगा, लेकिन ये थिक रहता है, जबकि परवणिका थिन रहता है। सबसे लास्ट जो है वो क्या है, क्रीमी ग्रंथि। तो क्रीमी ग्रंथि कैसा होता है, कफजा होता है, और क्रीमी ग्रंथि भेदन साध्य है। तो क्रीमी ग्रंथि में क्या डेफिनेशन है इसकी कि नेत्र की संधि में अगर कोई क्रीमी आ जाता है, क्रीमी अगर वहाँ पे डेवलप हो चुका है, तो वहाँ पे क्या होगा, बहुत ही इंटेंस इचिंग रहेगा, कंडू रहेगा, और स्मॉलर ग्रंथि सिस्ट फॉर्म हो जाएंगे। तो इस तरह से हमने देखा कि जो संधिगत नेत्र रोग हैं वो कितने हैं, उसको कैसे हम बहुत कम समय में याद कर सकते हैं, और कुछ ट्रिक्स हैं जो आपको ये हमेशा याद रखने में मदद करेंगे। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद।